कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर रहे थे। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कर चुके हैं। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर चुके हैं। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैलकुलेशन ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अनवी, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसके लिए? मतलब हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? अनवी, सर हम अभी तक क्या क्या कैलकुलेट करना सीख चुके हैं? करंट एसेट्स के इसमें मेरे को नाम नहीं है। स्टेप 1, इशिता। Yes, sir. Step one was calculating the net profit before like adjustments, नेट बिफोर tax and extra बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी tax and आइटम। extraordinary items. Yeah. स्टेप 2, It was calculating the operating profit before working capital changes. करेक्ट। तो स्टेप 3 के लिए अगर मैं पूछूं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो व्हाट वुड बी द आंसर? Step two. स्टेप 2 का फाइनल फिगर। Yeah. तो हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा अनवी? अभी हम कहाँ पे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब क्या आएंगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएंगे। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा? काम तो बड़ा सिंपल सा है। ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। नेट रिजल्ट आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब प्लीज दो तरीके से समझाऊंगा, एक तो एक्चुअल लॉजिक, एक बस सिंपल सा याद करने का तरीका। दोनों चीजें पता होनी चाहिए, काम की बातें हैं। सिंपल सा याद करने का तरीका, लायबिलिटी बढ़ रही है, फायदा या नुकसान? Nuksan. नुकसान। एसेट की वैल्यू गिर रही है, फायदा या नुकसान? Nuksan. नुकसान। तो ऐड लॉस लाइक। लॉस लाइक एक्चुअली लॉस नहीं है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा या नुकसान? फायदा. लायबिलिटी कम हो रही है, फायदा. ठीक है ना? लाइक अगेन। तो अभी तक हम ऐड क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड कर रहे थे एक्सपेंसेस, माइनस कर रहे थे गेन्स। यस और नो? ऊपर भी एक Yes, था। sir. तो याद करने का तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, लॉस लाइक, नुकसान जैसा, नुकसान जैसा, प्रॉफिट जैसा। तो सिंपल सा है, ऐड कर दो इंक्रीज इन लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, माइनस कर दो डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इंक्रीज इन, फायदा क्या होगा? एसेट्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये तो मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है। बट ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। अब ध्यान से देखना, लॉजिक की बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है? पहली बात, सारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं आएंगे। अगर कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ रहा है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, लेकिन यहाँ नहीं आता, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगा। ऐसे ही अगर आपका कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी कवर कर रही है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया या शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गई, वर्किंग कैपिटल में आते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। बट सारे के सारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज यहाँ कवर नहीं होंगे। यहाँ वो कवर होंगे जो किसी और एक्टिविटी में नहीं आ रहे, जो कहीं और आ रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। अब एक एक करके बात करते हैं कि व्हाई डू वी ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब छोटा सा एग्जांपल, जब साल शुरू हुआ
तो हमारे क्रेडिटर्स थे 3 लाख। जब साल एंड हुआ तो हमारे क्रेडिटर्स थे 4 लाख। इसका मतलब क्या होता है, क्या रीजन हो सकता है क्रेडिटर्स बढ़ने का? हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया। हमने इस साल कुछ और सामान क्रेडिट पे परचेज किया होगा। एक ही रीजन हो सकता है क्रेडिटर्स बढ़ने का, क्रेडिट परचेजेस। यस और नो? यस सर। क्रेडिट परचेजेस अगर हुई उस साल तो क्या वो परचेजेस एक्सपेंस में आई होंगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड में आई होंगी? नो सर। क्रेडिट परचेजेस क्या परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड में आई होंगी या नहीं आई होंगी? सर आई होंगी। यस सर आएंगे। कैश हो या क्रेडिट हो, परचेजेस तो परचेजेस में बिल्कुल आई होंगी। तो क्या परचेजेस ने मेरे एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया होगा करेंट पीरियड के? यस सर। बढ़ा दिया होगा। तो खर्चे तो बढ़ गए, मेरा प्रॉफिट तो रिड्यूस हो गया, बट क्या मैंने कोई पेमेंट करी है? नो सर। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज रिप्रेजेंट दोज एक्सपेंसेस विच हैव नॉट येट बीन पेड फॉर। कह रहे पैसे तो दिए ही नहीं, तो एक्सपेंस तो हुआ है, लेकिन मुझे तो अभी ये देखना है कि मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है। कैश तो अभी मेरे पास ही पड़ा हुआ है ना, वो वाला अभी पेमेंट हुई है क्या? नो सर। तो उसको ऐड बैक कर देते हैं। लॉजिक ये है, लॉजिक डीप है, इसलिए बस उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग तक रखना, वाइवा में काम आ सकता है। अदरवाइज बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ऐड लॉस लाइक माइनस गेन लाइक। प्रॉफिट जैसा है उसको माइनस करेंगे, नुकसान जैसा है उसको ऐड करेंगे। एक और एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जैसे डिक्रीज इन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स डिक्रीज हो गए। फॉर एग्जाम्पल जब साल शुरू हुआ तो ट्रेड रिसीवेबल्स थे 1 लाख, जब साल एंड हुआ तो ट्रेड रिसीवेबल्स थे 80,000। ट्रेड रिसीवेबल्स कम होने का रीजन क्या हो सकता है? जो डेटर्स थे उन्होंने पे कर दिया अपना डेट। बिल्कुल सही है, पैसा आया होगा डेटर से, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आया होगा। पैसा आया होगा, वो कोई सेल्स तो नहीं है, सेल्स तो ऑलरेडी हो रखी थी। यस सर। इस साल तो सिर्फ पैसा आया है, तो क्या वो RFO में आया होगा? अगर मैं कह रहा हूँ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है 1 लाख, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो सामान मैंने पिछले साल बेच दिया था। यस और नो? यस सर। तो उसमें से अगर कुछ पैसा आ भी गया तो क्या वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा होगा? यस सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो अक्रूवल बेसिस पे बनती है, वो तो सिर्फ उस पीरियड के इनकम और एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, उसमें क्यों आएगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो RFO आ रहा होगा ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वो तो वो आ रहा होगा जो उस साल आपने सामान बेचा, कैश पे या क्रेडिट पे। यस और नो? हाँ यस सर। मेरा क्वेश्चन है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा होगा? सर नो सर। No, sir. फाइनल आंसर यस और नो? नो। नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। तो लेकिन पैसे तो आए हैं, हमें तो ये कैलकुलेट करना है कि इस साल कैश कितना जनरेट हुआ है। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स रिप्रेजेंट्स द मनी विच वाज रिसीव्ड इन द करंट ईयर, द इनकम ऑफ विच माइट नॉट हैव बीन जनरेटेड इन द करंट ईयर। इनकम ऑलरेडी जनरेटेड थी पिछले साल में, इस साल की इनकम में तो आ नहीं रहा, तो मेरे प्रॉफिट्स में तो इंक्लूडेड नहीं है। बट क्योंकि पैसे तो आए हैं, कैश तो आया है, तो हमें खुद ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए सिंपल क्या है, ऐड करेंगे लॉस लाइक माइनस करेंगे प्रॉफिट जैसा। एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे रखे सेम जो मैंने आपको बताया कि क्या ऐड करेंगे, डिक्रीज नुकसान जैसा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूँ, बट सिंपल रखना। कोई डाउट? No, sir. क्या नहीं आएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, वो भी बता चुका हूँ। एक्सक्लूडिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर हमने किसी को लोन्स दे रखे हैं, तो अगर आप वो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में मत लेना।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे कि कैश क्रेडिट, अगर आप उसको फाइनेंसिंग में दिखा रहे हैं, अगर क्या दिखाना ही फाइनेंसिंग में है, उसको यहाँ पे मत लेना। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में दिख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। क्योंकि उनकी सेपरेट ट्रीटमेंट है। किसी की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली होगी, किसी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाली होगी, किसी की फाइनेंसिंग होगी। ओके, तो जिनकी सेपरेट ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। सर फिर बचा ही क्या? अरे बहुत सारे बचे हैं बेटा, आपकी इन्वेंट्री बची है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बचे हैं, काफी बचे हैं, ये नहीं आएंगे। कैश बैंक मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं आएंगे। अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है तो वो इन्वेस्टिंग में चले जाएंगे। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट है तो वो फाइनेंसिंग में चला जाएगा। स्टेप 4 सिंपल सा है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 जो कैलकुलेशन ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, स्टार्टिंग पॉइंट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड हुआ इंक्रीज इन लायबिलिटीज डिक्रीज इन एसेट्स, माइनस हुआ इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटीज। बट कौन सी? सारी की सारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज। हमें टोटल नहीं, जो जो करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, ऐसे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक एक करके दिखाना होगा। क्या आ गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये है फाइनल रिजल्ट ऑफ स्टेप 3।